नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बहुत अधिक धनवान थे। गांव का पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं कभी उनके दरवाजे पर हाथी झूमता था, परंतु अब एक बूढ़ी भैंस थी जो देखने में तो काफी दुर्बल थी, परंतु शायद दूध अधिक देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके पास ही खड़ा रहता था। बेनी माधव सिंह की अधिकतर जायदाद वकीलों के भेंट चढ़ चुकी थी। अब उनकी सालाना आमदनी 1000 रुपये से अधिक ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत अधिक मेहनत करके बीए की डिग्री हासिल की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता किया करता था। श्रीकंठ उसके बिल्कुल विपरीत था। उसने अपनी सारी ताकत बीए करने में झोंक दी थी। ना ही उसका चौड़ा सीना था और ना ही कद की बुलंदी। चेहरे की चमक, सब कुछ बीए करने में ही लुप्त हो गई थी। श्रीकंठ को आयुर्वेदिक दवाओं का अधिक ज्ञान था। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से उसके खतों से संपर्क रहता था। यही कारण था कि गांव के लोग अक्सर दवाओं के सिलसिले में उसके पास आते रहते थे। इतना अधिक पढ़े लिखे होने के बावजूद श्रीकंठ अंग्रेजी प्रथाओं का विशेष विरोध करते थे, उनका तिरस्कार करते रहते थे। दशहरे के दिनों में वो रामलीला में शामिल होते और कोई ना कोई अभिनय भी करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान तो वो हर समय करते रहते थे। आपसी प्रेम और सम्मिलित कुटुंब के तो वो उपासक थे। आजकल की स्त्रियां सम्मिलित कुटुंब में अरुचि रखती हैं, इसकी वो बहुत निंदा करते थे। गांव की स्त्रियां उन्हें अपना दुश्मन समझती थी। औरों को छोड़ो, स्वयं उनकी पत्नी भी उनके विचारों से सहमत ना थी। ऐसा नहीं था कि वो सास ससुर देवर जेठ से नफरत करती थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने की और तरह तरह के जुल्म सहने के बावजूद भी कुनबे के साथ निभाह ना हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी व्यतीत करने से अच्छा है अलग खिचड़ी पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी रियासत के तालुकेदार थे। आलीशान महल, धन धान और अत्यधिक सुविधाओं से भरा हुआ घर था। यहाँ तक कि उनके घर में 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही तक थे। भूप सिंह नाम था। फर्राक दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक ना था। 7 लड़कियां ही हुई थी, 7 जिंदा रही। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। परंतु जब 15-20 हजार के कर्जदार हो गए तो उनकी आंखें खुली, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। ठाकुर साहब बहुत पसोपेश में थे कि उसकी शादी कहाँ करें। ना तो वह यह चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और ना यह चाहते थे कि उसे बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपए मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके तौर तरीके पर रीझ गए। खींच तान कर जायचे मिलाए गए और धूमधाम से शादी हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा। बचपन से जिन सुविधाओं की वो आदी थी उनका यहाँ वजूद भी ना थे। हाथी घोड़े का तो जिक्र क्या हो, कोई सजी हुई खूबसूरत चीज ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक ना थी। न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीर। ये एक सीधा साधा दहकनी मकान था। आनंदी कुछ व्याकुल तो बहुत थी, परंतु धीरे धीरे उसने इन परिस्थितियों से समझौता कर लिया था।
एक दिन की बात है, एक दोपहर को लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गियां लाए और कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनका इंतजार कर रही थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा ना था। बड़े घर की बेटी थी, इतनी किफायत से कभी ना रही थी, इसलिए उसने सारा घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी ना था। इस पर लाल बिहारी ने आनंदी से पूछा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, सारा घी तो गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों ही तो घी आया था, इस कदर खत्म करोगी? आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा बात पर तुनक जाता है। यही लाल बिहारी सिंह के साथ हुआ। उसे इस तरह से आनंदी का बोलना बहुत ही खराब लगा। उसने तीखे स्वर में कहा, मैके में चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी ने भी मुंह फेर के कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी इस बात से जल उठा। उसने थाली उठाकर फेंक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चिखा देते। यह बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हो सकी, क्योंकि उसकी भी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उसे पीट लिया करता था। इसीलिए खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देख लूँगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्सा के मारे हवा के हिलते पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला गरूर उसके शौहर से होती है। उस शौहर की ताकत और हिम्मत पर वो घमंड करती है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ हर सोमवार को अपने मकान पे आया करता था। जुम्मेरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ ना खाया पिया। सोमवार को शाम के वक्त श्रीकंठ घर आया, परंतु बाहर ही महफिल जम गई। लोगों से बातचीत करते करते रात के 10 बज गए। 2-3 घंटे आनंदी ने इंतजार में काटे। खाने का जब वक्त हुआ तो पंचायत उठ गई। श्रीकंठ जब घर के अंदर आया तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिए कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने कहा, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं है कि मर्दों की जबान लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई गए गुजरे नहीं हैं। श्रीकंठ ने चौंकते हुए कहा, आखिर बात क्या हुई है, मुझे सही से बताओ। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, बस यूँ समझो अपने आप ही उलझ गई। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झलझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुंह झुलसा दूँ। श्रीकंठ ने कहा, इस कदर तेज क्यों हो रही है? क्या बात है, कुछ मुझे भी तो बताओ। आनंदी ने कहा, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लड़का जिसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज़ नहीं है, मुझे खड़ाओं से मारकर यूँ अकड़ता फिरता, बोटियाँ नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ ने कहा, आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले ने गोश्त पकाने को कहा था। घी पाव भर से ज़्यादा ना था। मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं डाला? बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा।
मुझसे भी बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा, मेरे यहाँ इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खबर नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से ना रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकंठ के भी क्रोध से आंखें लाल हो गई। उसने कहा, अच्छा नौबत यहाँ तक पहुँच गई। उस लड़के की इतनी मजाल। आनंदी रोने लगी जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहता है। औरतों के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ वैसे बहुत सरल स्वभाव का था, उसे कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। जो श्रीकंठ इन बातों का विरोध करता था, उसके साथी संगी जब कोई ऐसी बात करता तो वो मजाक उड़ाते हुए कहता था, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर आज खानदान का या पुरजोर वकील अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठ धर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़े का अदब करना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरों का गुलाम ठहरा घर पर रहता नहीं हूँ, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कोई दो चार बात कह ले तो अलग बात है, मगर यह नहीं हो सकता है कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद हो, ऐसी बातें करते हो। औरतें इस तरह घर तबाह कर देती हैं, उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ ने कहा, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से मैं समझदार भी हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने इन आफतों से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं कैसे सह सकता हूँ। बेनी माधव कुछ गरमाए और कहा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, जब कभी भूल चूक हो तो तुम उसके कान पकड़ो, मगर नहीं, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। श्रीकंठ ने कहा, अच्छा अपनी औरत के पीछे? बेनी माधव बोले। श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के कारण। थोड़ी देर दोनों आदमी खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, परंतु श्रीकंठ बिल्कुल ना पिघला। वो लाल बिहारी की इस गुस्ताखी के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहते थे। कई आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। औरतों को जब ये पता चला कि श्रीकंठ बीबी के पीछे बाप से झगड़ा कर रहा है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ। गाँव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनसे जलते थे। मनी मन वो बहुत प्रसन्न थे। अब तो लोग उनके दरवाजे पर आकर बैठने लगे, कोई हुक्का पीने के बहाने तो कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने। ठाकुर साहब सब समझते थे। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि मैं लोगों को खुश नहीं होने दूंगा। इसीलिए अपने बेटे से नर्म लिहाज में बोले, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से खता हो गई है। श्रीकंठ पढ़ा लिखा ग्रेजुएट नौजवान था। वो बाप के इस घात को ना समझा। उसने डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत सीख रखी थी, इसीलिए वो इन दाव पेचों से वाकिफ ना था। वो इस मामले में अनाड़ी ही निकला। उसने कहा, ठीक है, तो मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ। बाप ने एक बार फिर से समझाते हुए कहा, बेटा तुम अक्लमंद हो, आदमी गंवारों वाली बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो बेसमझ लड़का है, अगर उससे कुछ खता हो गई है तो तुम बड़े हो, उसे माफ कर दो। तब श्रीकंठ बोले, इसकी हरकत माफ़ी लायक नहीं है। वह तो इस घर में वो रहेगा या मैं। अगर आपको उससे ज़्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ अपने आप उठा लूँगा।
अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए वो यहाँ से चला जाए। लाल बिहारी दरवाजे के चौखट पर खड़ा चुपचाप बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसकी कभी इतनी जुर्रत ना हुई कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पे बैठ जाए या हुक्का पी ले, पान खा ले। अपने बाप के पास भी इतना लिहाज ना करता था जितना श्रीकंठ का। उसे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उसने कभी उसे घुड़का तक ना था। जब इलाहाबाद से आते थे तो जरूर इसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते। मुदग्गर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब अपने डेवढ़े जवान को नागपंचमी के दलाल में पछाड़ दिया था तो खुश होकर उसे गले लगाया था और 5 रुपए भी लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर बिहारी लाल को बड़ा ही दुख हुआ। भाई के आने के एक दिन पहले से ही उसका दिल हर दम धड़कता था कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आँख उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता है। वो जाहिल था मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरी साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेले बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें कहते या 2-4 तमाचे जड़ देते तो भी उसे कोई मलाल ना होता। मगर भाई का यह कहना कि मैं उसकी सूरत से नफरत करता हूँ अब लाल बिहारी से सहा नहीं जाता था। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आँख पोंछी। उससे कोई ये ना समझे कि वो रोता है। तभी आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी भैया ने जब ये फैसला कर लिया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे तो अब मैं किस मुंह से उनके सामने रहूं, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई है उसे माफ कर दो। कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई। उस वक्त लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था। उसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर ली, जैसे उसके साये से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत अपने पति से की थी मगर अब दिल में पछता रही थी। वो एक नेक दिल औरत थी। उसके ख्याल में भी ये ना आया था कि मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने पति के ऊपर झुंझला रही थी कि इस कदर क्यों गर्म हो रहे हैं। ये खौफ कि मुझे इलाहाबाद चलने को ना कह दें तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके चेहरे को जर्द किए हुए था। इसी हालत में जब लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े होकर ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो खता हुई है माफ़ करना, उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज़्यादा कारगर कोई चीज नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोले, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली, उन्हें अंदर बुला लो, मेरी जबान को आग लगे, मैंने कहाँ से वो झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं बुलाने वाला नहीं। आनंदी, पछताओगे, उन्हें अब बहुत ग्लानि है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कहना, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की ओर जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से निकली, उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी ने उदास स्वर में कहा, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। आनंदी बोली, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, तब तक मैं इस घर में हरगिज ना रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर
लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी ये ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप दोगे मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका फिर कभी ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से ये देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने भी ये वाकया सुना इस अल्फाज में आनंदी की दाद दी कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।